चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 1 ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर, लाइक एज ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, एक्स-रेज एंड सेमीकंडक्टर। हम लोग इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विथ flow of current through discharge tube or semiconductor. First of all, we are going to deal with discharge tube. फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर, लेक्चर 1 ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और पहली हेडिंग होगी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, व्हाट इज द डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ट्यूब, इट्स लेंथ इज अराउंड 30 to 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दैट इज 4 to 6 सेंटीमीटर, वो डायमीटर है यहाँ पे। मैनोमीटर लगा होता है, वैक्यूम पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप से हम लोग गैसेस रिलीज करते हैं टू डिक्रीज द प्रेशर इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों बात करेंगे अभी। मैनोमीटर टू मेजर, टू कैलकुलेट द प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है, डिस्कस करते हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये बात पढ़ी थी, थर्ड चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस है, उसमें वहाँ पर डिस्कस हुई थी। करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Current flow through the conductor due to free electrons. Current liquid में flow होता है क्या? हाँ होता है, due to ions. Current gases में flow होती है क्या? सोचते हैं, इस कमरे में हम खड़े हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट है, शॉक तो नहीं लग रहा है, जबकि कंडक्टिंग आयरन नेल से अगर हम कनेक्ट हो जाते तो शायद सॉकेट से तो हमें शॉक लगता। इस कमरे में हम खड़े हैं, वी आर कनेक्टेड थ्रू दैट सॉकेट वाया गैसेस अवेलेबल इनसाइड दिस रूम। इस कमरे में जो गैसेस है उसके थ्रू तो हम कनेक्टेड हैं। अगर हम कनेक्टेड हैं तो क्या हमें शॉक लग रहा है? नो। तो सर गैसेस में करंट फ्लो नहीं होता, बिल्कुल गलत लाइन। गैसेस में भी करंट फ्लो होता है एट very low pressure, high temperature at higher potential difference. Gases में current flow होता है, current flow takes place, flow of current takes place in the gases at very low pressure, higher temperature due to ions. Important line. हम बात करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब की। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारे पास, डिस्चार्ज ट्यूब। तो आपको समझ में आ गया होगा, गैसेस हमको रिलीज और डिक्रीज करनी है, इसलिए वैक्यूम पंप लगा हुआ है। मैनोमीटर कैलकुलेट करके बताएगा, मेजर करके कि कितना प्रेशर होगा। हायर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो 20 to 40 किलो वोल्ट का हायर पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है। ये है हमारा पूरा का पूरा डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें डिस्चार्ज ट्यूब को, अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करें, इस समय रूम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द वैल्यू ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और दैट में कॉल्ड एज 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। चलिए प्रेशर डिक्रीज करना शुरू करते हैं। इस समय रूम का प्रेशर कितना? 760 mm ऑफ Hg। लेट्स डिक्रीज द प्रेशर। जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे 760 mm ऑफ Hg से 750, 700, 600, 500, 400, 150, 10 mm ऑफ Hg तक आते हैं। जैसे हम वैक्यूम पंप के हेल्प से यहाँ पे 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर जनरेट करेंगे, पहली बार हमें डिस्चार्ज ट्यूब में एक चेंज देखने को मिलेगा। हम बाहर से ऑब्जर्व करेंगे, हमें यहाँ पे रेड कर्व दिखाई देंगे, जो एक इलेक्ट्रोड से किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होती हुई दिखेगी। क्रैकिंग साउंड आएगा, देखिए हम लिखे हुए हैं 10 mm ऑफ Hg, क्रैकिंग साउंड आएगी। रेड कर्व्ड स्पार्क फ्लोटिंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। एट नॉर्मल प्रेशर देयर इज नो इफेक्ट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डज नॉट टेक प्लेस। नॉर्मल प्रेशर पे कोई भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होती, लेकिन जैसे हम प्रेशर कम किए, फर्स्ट चेंज विल गेट इट एट 10 mm ऑफ Hg, एट 10 mm ऑफ Hg, और जैसे यहाँ का प्रेशर इनसाइड इट प्रेशर इज 10 mm ऑफ Hg, यहाँ पे रेड कलर की कर्व्ड लाइन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हुए दिखेगी एट 10 mm ऑफ Hg, फर्स्ट चेंज। तो एट 10 mm ऑफ Hg में हमें यह चेंज दिखाई देगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए प्रेशर और कम करते हैं। प्रेशर करके हम आए लेस देन 4 mm ऑफ Hg, लेस देन 4 mm एट 4 mm ऑफ Hg और लेस देन 4 mm ऑफ Hg प्रेशर। अलग अलग गैसों की वजह से अलग अलग करंट मिलता है। जैसे देखिए हम लोग इसके पहले क्या डिस्कस किए थे कि 10 mm ऑफ Hg पे यहाँ पे हमें कॉर्ड लाइंस जाती हुई दिखाई देंगी। प्रेशर और डिक्रीज करते हैं, वैक्यूम पंप से प्रेशर रिलीज किया और हमारा प्रेशर कितना हो गया, लेस देन 4 mm ऑफ Hg। 4 और लेस देन 4 mm ऑफ Hg पे जब हम आते हैं, अगर एयर है रेड वैलेट, हाइड्रोजन गैस है ब्लू, इसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड थी और प्रेशर लेस देन 4 mm ऑफ Hg, यहाँ पर रेड कलर की स्पार्क जाती हुई दिखेगी। Cl2 क्लोरीन ग्रीन, CO2 ब्लू वाइट, नियॉन गैस पे डार्क रेड। यानी डिपेंड अपॉन गैसेस, इट डिपेंड अपॉन गैसेस। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कलर, चार्ट आपके सामने बना हुआ है। अच्छा, प्रेशर और कम करते हैं। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? सबसे पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेक्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज 10 mm ऑफ Hg। प्रेशर और डिक्रीज के 4 mm ऑफ Hg पे आए, ये इफेक्ट समय मिले। प्रेशर और कम करते हैं, रिमार्केबल एट 1.65 mm ऑफ Hg, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करके हम 1.65 mm ऑफ Hg पे आते हैं, हम ये देखते हैं किधर, कैथोड की तरफ, ये हमें कुछ ना कुछ ग्लो दिखती है, ब्लू कलर की ग्लो दिखती है, ब्लू कलर की एक लाइट हमें दिखाई देती है और बीच में ये थोड़ा सा डार्क स्टेट दिखता है। इधर फिर से हमें स्पार्क दिखती है, इधर भी स्पार्क दिखेगी, इधर भी स्पार्क दिखेगी, बीच में डार्क स्टेट मिलता है। और इस चीज को फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसका नाम है FDS, फैराडे डार्क स्टेट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फैराडे डार्क स्टेट। ये जो डार्क रीजन हुआ एट 1.65 mm ऑफ Hg, जब प्रेशर 1.65 mm ऑफ Hg हो तो बीच में हमें एकदम डार्क रीजन मिलेगा। दैट डार्क रीजन इज नोन एज फैराडे डार्क स्टेट, FDS। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा अगेन प्रेशर और डिक्रीज करते हैं एट 0.8 mm ऑफ Hg। प्रेशर और कम किए, 0.8 mm ऑफ Hg पे आए, कमाल की बात दिखाई देगी। ये जो ग्लो था, ये जो कलर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था, स्पार्क दिख रहा था, ये स्पार्क थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया और डार्क रीजन यहां पे आ गया। इस चीज को क्रुक साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्रुक साहब प्रेशर और डिक्रीज करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 0.8 mm ऑफ Hg पे। यहां पे जो डार्क स्टेट आया, इसको हम क्रुक्स डार्क स्टेट बोलते हैं। ये अभी भी फैराडे डार्क स्टेट है, इन दोनों पॉइंट के बीच यहाँ पे अभी भी डार्क स्टेट मिलेगा। इट इज नोन एज FDS, फैराडे डार्क स्टेट। वेल दिस डार्क स्टेट रीजन इज नोन एज CDS, कैथोड डार्क स्टेट एट 0.8 mm ऑफ Hg। यही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्लास 11 केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं, कैथोड रेज का प्रोडक्शन किस प्रेशर पे होता है? ध्यान दीजिएगा, एट 10 to the power -2 to 10 to the power -3 mm ऑफ Hg। जब इसमें प्रेशर हम कर दें 10 to the power -2 से 10 to the power -3 mm ऑफ Hg, हम यहाँ लिख दे रहे हैं और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सिलेबस में, सिर्फ यही है मेनली। 10 to the power -2 से 10 to the power -3 mm ऑफ Hg का प्रेशर हो, NCERT 10 to the power -3 लिखी हुई होगी और एकेडमिक्स में आप जरूर सिर्फ वही डाटा नोट करिएगा मॉडर्न फिजिक्स से जो NCERT में रिटर्न हो। बाकी मैक्सिमम बुक 10 to the power -2 लिखे हुए, तो आप एक रेंज लिखे 10 to the power -2 से 10 to the power -3 mm ऑफ Hg के प्रेशर पे यहाँ पे कैथोड रेज रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? कैथोड रेज। कैथोड रेज का प्रोडक्शन आप लोग पढ़े हुए थे 11th केमिस्ट्री में, याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद हो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते थे हम लोग। तो यहाँ से कैथोड रेज इंपॉर्टेंट है कितने प्रेशर पे? 10 to the power -2 mm ऑफ Hg। कैथोड रेज की डिस्कवरी कब हुई थी? विलियम क्रुक साहब ने किया था 1870 में। विलियम क्रुक साहब ने किया था 1870 में। तो ये है डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहली चीज, व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ट्यूब वेयर एयर और एनी गैसेस
may exist at very low pressure, high temperature, at higher potential। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब का अरेंजमेंट हो गया आपका। यहाँ से हमारा ये सिलेबस आगे बढ़ेगा। आपको पता चल गया कैथोड रेज 1870 में डिस्कवरी हुई थी विलियम क्रुक साहब की। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए। और यहाँ से हम जो है चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं आप डुअल नेचर में। अभी हम कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसको रोक रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक एटम एंड न्यूक्लियाई है। हम अब यहाँ से धीरे धीरे मूव करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथोड रेज की डिस्कवरी हमें पता चल गई। कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने किया था? विलियम क्रुक साहब ने 1870 में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन साहब ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक साहब ने। इसका एक बहुत छोटा सा रूल है, हिंदी में है, लेकिन आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ईंटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन साहब, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड साहब, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक साहब। ईंटा पर नाचे। आगे कैथोड रेज की डिस्कवरी क्रुक साहब। एनोड रेज की डिस्कवरी गोल्डस्टीन साहब। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, ईटा पर नाचे के कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं। आगे एनोड रेज की डिस्कवरी गोल्डस्टीन साहब। कैथोड रेज की डिस्कवरी विलियम क्रुक साहब। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है? 9.1 × 10⁻³ kg। कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, कभी सोचा आपने? इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन के लिए Q/m की वैल्यू फाइंड की गई। थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी नहीं बात करने जा रहे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज फाइंड किया था। स्पेसिफिक चार्ज बोले तो Q/m, Q/m इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो फॉर इलेक्ट्रॉन अगर बात करें हम लोग, फॉर इलेक्ट्रॉन तो वो E/m होगा। और सारे एलिमेंट के लिए, सारे मेटल के लिए, सारे कंपाउंड के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.77 × 10⁻11 कूलम पर केजी। स्पेक्ट्रोग्राफ के हेल्प से उन्होंने फाइंड किया था। हम उस पर नहीं जा रहे हैं डिस्कस करने। हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के लिए Q/m चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो दैट इज 1.77 कूलम पर केजी। ये थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमसन। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमसन। आगे आपने एक नाम सुना होगा, मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात करें, अभी हम ये सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने नहीं जा रहे, सिर्फ इसकी डायरेक्ट वैल्यू ध्यान नोट करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनोड रेज, कैथोड रेज हैं क्या। मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन साहब ने अपने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली अगर आपको याद हो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला, जब कोई स्फेरिकल ड्रॉप एयर में, फ्लूइड में, विस्कोसिटी के प्रेजेंस में, मतलब विस्कस इफेक्ट के प्रेजेंस में टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आती है, तो उसका उपयोग किया गया। मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट साहब ने, मिलिकन साहब ने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ विस्कोसिटी, और उस टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूला से उन्होंने वैल्यू फाइंड की थी, और वहां से उन्होंने Q की वैल्यू निकाली थी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको Q मीन्स E पता है, आपको E/m की वैल्यू पता है, आप यहाँ से मास कैलकुलेट करते हैं। मास मेजर नहीं किया गया आज तक, मास का मेजरमेंट नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन के, मास की वैल्यू फाइंड की गई, आया 9.1 × 10⁻31 kg। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहले E/m की वैल्यू फाइंड की गई, थॉमसन साहब ने किया था। सेकंड मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन साहब ने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला यूज करके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लाई, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम एंड देन मास 9.1 × 10⁻31 kg। इसके अलावा कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग
दैट विल बी फोटॉन। हम फोटॉन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। व्हाट इज फोटॉन? Photon is the smallest packet or bundle of energy. Photon is the smallest packet or bundle of the energy. Photon सबसे छोटी यूनिट होती है एनर्जी की। अगर कहीं एनर्जी फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो निश्चित तौर पर फोटॉन के फॉर्म में फ्लो कर रहा होगा। इट इज कंपल्सरी। तो फोटॉन के फॉर्म में फ्लो कौन करता है? एनर्जी। तो स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटॉन। और किसी एक सिंगल फोटॉन के बारे में बात करें, उसके एनर्जी के बारे में बात करें, तो उसकी एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। फार्मूला ऑफ एनर्जी फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज न्यू? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज एच? प्लैंक कांस्टेंट। 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड एच की वैल्यू होती है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू आर एस सी बाई लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। एक फोटॉन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। चलिए क्वांटा ऑफ फोटॉन की बात करें अगर हम, क्वांटा ऑफ फोटॉन। क्वांटा वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट अवेलेबिलिटी। अगर कोई पूछे क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी कितनी होती है, तो कितनी होती है? 1 रुपीज। किसी के पास 1 रुपीज से कम वैल्यूएबल इंडियन करेंसी नहीं हो सकती ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात ना करें तो किसी के पास कितना भी अमाउंट हो वो 1 रुपीज का इंटीग्रल मल्टीपल हो। किसी के पास 165 हो सकता है, किसी के पास $1 बिलियन हो सकता है, 1 बिलियन हो सकता है। लेकिन द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कुछ भी हो, किसी भी यूनिट में हो, वो यूरो में है, पाउंड में है, रुपया में है, डॉलर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रुपया में हम चेंज करेंगे तो 1 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी के पास अगर कोई कहता है मेरे पास 1.65 रुपीज है, झूठ बोलता है, वो नहीं हो सकता। तो क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी कितना है? 1 रुपीज। सिमिलरली क्वांटा ऑफ चार्ज फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज, एंड मिनिमम चार्ज दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सिमिलरली क्वांटा ऑफ फोटॉन। अगर कहीं एक फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू है, 10 फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 10 into एच न्यू। 20 फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 20 into एच न्यू। n फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? n into एच न्यू या n into एच सी बाई लैम्डा, वेयर 1 n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकती। n की वैल्यू कैन नॉट बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन। n कैन नॉट एग्जिस्ट इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन। n की इंटीग्रल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिट तक कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ फोटॉन। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मास ऑफ स्टैटिक फोटॉन इज ऑलवेज 0। ध्यान दीजिए, मास स्टैटिक फोटॉन लिखे या रेस्ट फोटॉन लिखे? स्टैटिक फोटॉन 0, या आप लिख सकते हैं एट रेस्ट भी आप लिख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आपको पता है? फोटॉन कैन नॉट बी एट रेस्ट। फोटॉन कभी भी रेस्ट में हो ही नहीं सकता। फोटॉन रेस्ट में नहीं हो सकता, और ये अजम्पशन है कि फोटॉन का स्टैटिक मास कितना होना चाहिए? 0 होता है। तो फोटॉन का डायनामिक मास कितना होगा? हम इसके बारे में बात करें, फोटॉन का डायनामिक मास। जरा देखिएगा, आइंस्टीन साहब का
मास एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी होता है, C बाई सी कैंसिल, M का फार्मूला H अपान सी लैम्डा। इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक मास ऑफ फोटॉन। अगर मास ऑफ फोटॉन के बारे में हम बात करें तो M इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया फोटॉन का डायनेमिक मास। आगे मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम, आपको मास पता चल गया? हाँ, मास का फार्मूला हमारे पास है, m इज इक्वल टू एच बाई सी लैम्डा, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। मोमेंटम, या फिर आप डायरेक्टली शुरू करिए ना वहीं से, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और एच सी बाई लैम्डा, सी सी कैंसिल, एम सी। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू सी मास एंड c मीन्स वेलोसिटी। तो एम सी इज इक्वल टू वॉट? h बाई लैम्डा। क्या इसी को p कहेंगे? p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। मोमेंटम हो गया। वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। वेवलेंथ के बारे में बात करें, आप देखिए मोमेंटम ऑलरेडी फार्मूला भी है, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा के बारे में बात करते हैं हम लोग। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई एम सी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी। m इंटू सी we can write it as p. What is p? मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशनशिप है, आपको याद होगा। एक बार हम फिर से कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, आप ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। m इंटू वी क्या? मोमेंटम, p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी, या p का फार्मूला अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। p का फार्मूला अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, p का फार्मूला अंडर रूट 2m ek काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? q इंटू वी। कहाँ से भाई? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एंड v का फार्मूला क्या होता था? w बाई क्यू। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं q इंटू वी। तो इसका एक और फार्मूला मिलेगा, h बाय अंडर रूट 2m q v, where v is what? Not velocity, potential, important। तो आप ध्यान दीजिए, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। फोटॉन के वेवलेंथ के बारे में बात करें, वी हैव फोर फार्मूला, h बाई एम सी, h बाई पी, h अपॉन अंडर रूट 2m e के एंड h अपॉन 2m q v। यहाँ तक चीज़ें आपको मिल गई। तो आगे, अब इस फार्मूला के बिहाफ पे हम आगे बता सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, inversely proportional to under root of kinetic energy and inversely proportional to under root of v means potential difference। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी पी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस वट एवर बी अप्लाइड एक्सटर्नली। फोटॉन के बारे में कुछ और बातें करें हम लोग। फोटॉन कभी कंटिन्यूअस नहीं होता सोर्स से रिलीज, फोटॉन हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में रिलीज होता है। डिस्क्रीट मतलब रुक रुक के, एक फोटॉन फिर दूसरा फोटॉन फिर तीसरा फोटॉन, रुक रुक के। तो फोटॉन ऑलवेज फ्लो इन डिस्क्रीट फॉर्म, नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट फोटॉन इज, हमको पता है कि फोटॉन कभी रेस्ट पे नहीं होता, उसका स्टैटिक मास 0 होता है। काइनेटिक मास ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी एनर्जी, वेवलेंथ, सारे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका एक रिलेशन होता है दे ब्रोगली वेवलेंथ से, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले हम इंटेंसिटी की बात करते हैं।
इधर फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल पर सेकंड, ऐसा यूनिट, साइकिल पर सेकंड, ऐसा यूनिट हर्ट्ज, दैट इज साइकिल, 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो किसी भी ऑसिलेशन का साइकिल पर सेकंड कितना हुआ, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस पे तो इंसिडेंटिंग फोटॉन पर सेकंड कितना है, दैट इज नोन एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंटिंग फोटॉन ऑन एनी सरफेस पर सेकंड। समझ आई बात आपको? ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस, यहाँ पे 2 बीम ऑफ फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है, सपोज पर सेकंड 2 फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है। फोटॉन पैकेट या बंडल के फॉर्म में फ्लो करता है, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 2 फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 फोटॉन पर सेकंड। चलिए हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे क्या होगा? नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन पर सेकंड बढ़ जाएंगे। यानी 2 फोटॉन जो इंसिडेंट हो रहा था, अब कितने फोटॉन इंसिडेंट होंगे? 4 फोटॉन हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। एक बेसिक एजम्पशन की हम बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग कि 2 फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहा था, अब कितने फोटॉन इंसिडेंट होंगे? 4 फोटॉन पर सेकंड। 4 फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट होंगे। इसे, इसका ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत माइनर डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन पर सेकंड, बस। इसमें क्या है? नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन, नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इसकी मीनिंग जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये सरफेस, ये सरफेस, इस पे एक 2 बीम ऑफ फोटॉन इंसिडेंट हो रही है, वही 2 फोटॉन पर सेकंड, 2 फोटॉन per second in this given cross sectional area. In cross sectional area A, ध्यान दीजिएगा, in this given cross sectional area A में 2 फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहा है। इंटेंसिटी हम जा रहे हैं इंक्रीज करने। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब इसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में 2 के बजाय अब 4 बीम ऑफ फोटॉन इंसिडेंट होने लगी, वाइल 2 फोटॉन पर सेकंड ही इंसिडेंट हो रही है। मतलब 1 सेकंड में 2 ही फोटॉन एक बीम में इंसिडेंट हो। लेकिन इस यूनिट गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में पहले 2 बीम आती थी, अब 4 बीम आने लगी। ध्यान दीजिएगा, 2 फोटॉन पर सेकंड इन अ गिवन बीम, इन अ गिवन बीम इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। और बीम, नंबर ऑफ बीम कितना है? 2 ही। यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ बीम, नंबर ऑफ बीम 4 हो गया। तो नंबर ऑफ बीम इंक्रीज हो गया। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी मैच करें, सेम लिए हैं। यहाँ भी 4 4 8, यहाँ भी 2 4 8 फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। और इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि इस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग बीम इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो गया। This is the difference between frequency and intensity, and it is really very important.
अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको समझिएगा, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इफेक्ट, और इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड या नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन पर सेकंड। इंटेंसिटी नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब आपको हम बहुत क्लियरली समझा चुके हैं। नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड बाय अ सोर्स, कोई सोर्स है, कोई एक सोर्स, यहाँ से फोटॉन रिलीज हो रहा है पैकेट और बंडल में, इधर भी रिलीज हो रहा होगा, इधर भी रिलीज हो रहा होगा, ये डिस्क्रीट फॉर्म में रिलीज होता है, पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, पैकेट के फॉर्म में रिलीज हो रहा होगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड बाय अ सोर्स, कितने फोटॉन रिलीज हुए, ध्यान रखिएगा, एंड नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड बाय अ सोर्स, दैट इज रेशियो ऑफ पावर टू द एनर्जी, n is equals to power to the energy। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 या 7 इसी पे बेस्ड है, आप इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कंटिन्यूसली यूज किया जाता है। अगर हम बात करें, अगर कोई फ्रीक्वेंसी हो तो n इज इक्वल टू एन, ईटा लगा दीजिए आप यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को आप ईटा से पावर बाय एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला एस सी बाई लैम्डा लिखना है, लिखिए, एच न्यू लिखना है, लिखिए, डिपेंड अपॉन गिवन डाटा इन द क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन पर सेकंड बाय अ सोर्स का फार्मूला n इज इक्वल टू पावर बाय एनर्जी। इफ एफिशिएंसी इज गिवन, वी विल राइट n इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू पावर बाय एनर्जी। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोटॉन फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोटॉन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोटॉन ऑन मिरर अलग होता है, ब्लैक बॉडी पे अलग होता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फोटॉन अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम फोटॉन पढ़ेंगे, और अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें शुरू नहीं हुई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, क्लास ओवर।